वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है। आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड पे। आज के सेशन का एजेंडा है यूपी पीसीएस मेंस की स्ट्रैटेजी। कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, पहले कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें सर। बहुत सारे डाउट्स आ रहे बच्चों के। सुबह से 7-8 फोन आ चुके हैं सर। मैं जीएस पेपर 5 पहले कर लूँ, 5 एंड 6 एंड फिर उसके बाद 1 2 3 करूँ, या सर मैं जीएस 1 2 3 पहले कर लूँ, सर मैं एथिक्स पहले कर लूँ, ऐसे पहले कर लूँ। इस टाइप के बहुत कंफ्यूजिंग सवाल आ रहे हैं बच्चों के। और कंफ्यूजन नाम की चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि मेंस इससे पहले किए नहीं। अब अचानक से इतना सारा चीज़ें आ गई हैं कि भाई ये भी पढ़ना है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ा ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आ रही है सर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? अभी डे 1 से आप बोल रहे हो, डे 1 से कैसे चल करें सर? तो मुझे इस बात की बहुत हैरानी हो रही है कि बच्चे आप सब लोग साल भर हिस्ट्री पढ़े हो, ज्योग्राफी पढ़े हो, पॉलिटी पढ़े हो, अब आप ऐसा फील कर रहे हो खुद में कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो अभी पहले चालू किया हूं। इसका रीजन क्या है? हमने जो साल भर पढ़ाई की वो प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ाई की है। हमने आर्टिकल नंबर तो याद कर लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी होती हैं, है ना। हमने ऐसे ही ऐसे तो याद किया नहीं कि मैं अगर आपसे पूछूं 6 पावर बताओ। बहुत बच्चों को तो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं याद है कि कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं। वो अगर अभी पूछूं तो नहीं बता पाएंगे, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, है ना। इसका कारण क्या है? आप लोग कहीं कुछ गलत नहीं हो। कारण क्या है कि हमारी जो तैयारी है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। हम फैक्ट्स याद कर रहे थे। मेंस में तो पूरा कंटेंट लिखना होता है, ठीक है। तो एक कंटेंट कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा अप्रोच अपना बदलना पड़ेगा। और अप्रोच तभी आप बदल पाओगे जब थोड़ी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं क्या क्या पढ़ना है, जीएस 1 में कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को छोड़ूं, जीएस 2 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने देखो अभी पिछले वीडियो में जीएस 1 की कंप्लीट एनालिसिस लेके आया ना मेंस का, वैसे ही मैं 2 का भी लाऊंगा, 3 का भी आपको मिलेगा, पेपर 4 5 6 सबका मिलेगा, ठीक है। थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको मैं दूंगा, राइट। तो आज के सेशन का एजेंडा क्या है? पहली चीज़ आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करना, और उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। 8 पेपर हैं, 8, 6 पेपर नहीं, 8। हिंदी, ऐसे और 6 जीएस के पेपर। तो कोई मजाक की बात तो है नहीं, और ऐसा तो होगा नहीं कि हिंदी छोड़ देता हूँ, ऐसे तो कभी भी कर लेंगे, लिख लेंगे। तरीका है इसका, अप्रोच है, एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। तो पहली चीज़, 8 पेपर का सिलेबस थोड़ा समझो क्या क्या चीज़ है। तो पहला एजेंडा आज का वो रहेगा। दूसरा एजेंडा रहेगा कि अब मैंने सिलेबस समझ लिया है, अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो आती है दूसरी बात कि मेरा डेली प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। मैं ये जो अप्रोच है, आपको ये जो प्रोसेस है पूरा इसलिए बता रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मेंस होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मार्च में भी हो सकता है, ये अप्रैल के बाद भी जा सकता है, हमें नहीं पता, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 31 मार्च तक मेरा मेंस का सिलेबस कवर हो जाए। तो मेरे पास मोटा मोटी कितने दिन बचे हैं? मैं मान के चल रहा हूँ 100 दिन, है ना। 90 दिन बोल लो या 100 दिन, मैं 100 दिन मान के चल रहा हूँ। अब इन 100 दिन में मुझे 8 पेपर कवर करने हैं। तो तीसरा पार्ट ये रहेगा कि मेरा अप्रोच टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आप समझ लोगे, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। और अगर लगा कि उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड की टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। क्लास 1 जो लिया था मैंने, उसकी पीडीएफ में मैंने वहाँ शेयर की होगी, है ना। तो देख लेना। चलो, राइट। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है भाई? हमारे पास कितने सारे पेपर्स हैं, ठीक है। तो देखो, जनरल हिंदी पहला पेपर। सर इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीज़ बताऊंगा। ऐसे है जीएस पेपर 1। देखो बोलने के लिए तो जीएस पेपर 1 है, लेकिन जब अंदर देखोगे ना तो 3 सब्जेक्ट हैं। जीएस पेपर 2 पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है। 3 4 और 5 एंड 6 ये है गेम चेंजर। पिछली बार बच्चों के पेपर 5 6 में 50 नंबर 60 नंबर आए, और वहाँ पे जबकि वो 80 नंबर 100 नंबर बहुत ईजिली ला सकते हैं। एक बच्चे का मैंने देखा था पिछली बार भी उसके 97 नंबर थे। कैसे आए? तैयारी है पेपर के हिसाब से, वो यूपी स्पेसिफिक पेपर है, उसमें इंडिया के जनरल एग्जाम्पल लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे।
यूपी का पेपर है, यूपी के एग्जाम्पल, यूपी की चीज़ें लिखनी है। सर हम तो प्रीलिम्स में पढ़े ही नहीं है यूपी के बारे में ज़्यादा, क्योंकि प्रीलिम्स में तो ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, लेकिन मेंस में तो पेपर दे दिया गया है अलग अलग 2। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये आपके 8 पेपर हैं, राइट। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है मैंने तो आप यहाँ से देख लेना। ये समझा क्यों रहा हूँ आपको, ये समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ करनी है। ये 8 चीज़ें करनी है ना। अब देखते हैं एक एक करके। सामान्य हिंदी, ये छोड़ के नहीं जा सकते हो, इसके नंबर भी जुड़ते हैं। क्वालिफाइंग नहीं है यूपीएससी जैसे, इसके भी नंबर जुड़ते हैं, है ना। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो इसमें है तो बहुत सारी चीज़ें। गद्य खंड का अवशोध और प्रश्नोत्तर है ना, अनसीन पैसेज जो होता है। देखो मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, है ना। संक्षेपण मतलब जो प्रेसी राइटिंग होती है। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, ठीक है। तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्ध करना, और लोकोक्ति एंड मुहावरे। मैं यूपी पीसीएस का पेपर दे रहा था, हिंदी में वर्ड आया समशीतोष्ण। अब मतलब मैं तो जीवन में पहली बार वर्ड सुना था, है ना। कुछ होता है कि एक साथ गर्म ठंडा दोनों, कुछ ऐसा मतलब था। तो ये चीज़ देखो, और करने, ये सारी चीज़ें करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसकी कोई भी प्रीवियस ईयर किताब उठाओ सॉल्व्ड, और उसको एक बार पढ़ डालो। ये जो पार्ट है ना, सरकारी पत्र लेखन, अधिसूचना, परिपत्र, इन सबका वो आता है, फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को याद कर लो, सभी के ऊपर एक एक लिख के रख लो, आपका काम खत्म। ये जो पोर्शन है, ये है आपका हिंदी व्याकरण या ग्रामर जो बोलते हैं, है ना, हिंदी व्याकरण या ग्रामर वाला पोर्शन। इसमें कुछ नहीं करना है। जो प्रीवियस ईयर पिछले 10-12 साल के हैं हिंदी के पेपर के, उनके सॉल्व आंसर देख लो, बहुत सारे रिपीटेड आते हैं। ठीक है, इसके लिए आपसे अलग से कोई व्याकरण की किताब खरीदने की जरूरत नहीं। मतलब मैंने तो नहीं किया था, और मेरे अच्छे 85 नंबर आ गए थे, है ना। अब ये हो सकता है किसी को कम लगे, ज़्यादा लगे, बट मैंने उसके लिए 2 से 3 दिन पढ़ा इसको, हफ्ते भर लगाए थे, डेली 2-2 घंटे पढ़ रहा था, काम हो गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करके गया था। ठीक है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सामान्य हिंदी के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर सॉल्व उठाओ और 10 साल के कर जाओ। ठीक है, बेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें आप खुद देखोगे ना, उसमें भी रिपीटिशन मिलेगा आपको। आप चाहोगे तो मैं एक हिंदी पे भी वीडियो बना दूंगा जो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो ये तो है हिंदी। तो इसका क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है हिंदी का, सिंपल एक चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के सॉल्व्ड। कोई सी भी, बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं, मेरे पास एक होगी, मैं अभी फोटो भेज दूंगा थोड़ी देर में ग्रुप में, तो वो किताब भी आप मंगा लेना। मैंने उसी से किया और बहुत बहुत ईजीली से क्वेश्चन बन गए थे। ठीक है, चलो। और जबकि मैंने पूरा एक लेटर को काटा था, मैंने गलत लिख दिया था मैं उसको समझ नहीं पाया, कुछ और पूछा था, कुछ अलग कंटेक्स्ट में लिख दिया, उसको मैंने काटा था, फिर दोबारा लिखा था, फिर भी 85-87 नंबर मिल गए थे, जो कि डिसेंट था। मुझे लग रहा था मैं तो हिंदी में फेल हो जाऊँ, बट आप लोग जिनकी हिंदी अच्छी है उनके लिए तो काफ़ी आसान रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, वो कर लेना, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक अच्छी चीज़ यूपी पीसीएस ने की है जो यूपीएससी ने नहीं की है, वो है ऐसे के लिए टॉपिक्स मेंशन कर देना, है ना। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे ये बताया है, ये टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरे ऐसे पेपर की 2018 से 23 तक जितने ऐसे आए हैं, मैंने उसकी पूरी एनालिसिस कर रखी है। उसके भी एक वीडियो आपको नेक्स्ट उसी पे आने वाला है, ऐसे की कंप्लीट पेपर एनालिसिस। ठीक है, उसमें मैंने सेग्रीगेट किया कि इतने हर बार 9 ऐसे आ रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, हर में 3 ऐसे होते हैं, एक एक लिखना रहता है। तो मैंने 5-6 साल के पेपर को एनालाइज किया, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टॉपिक से ऐसे आए हैं। तो ये रहे वो 12 टॉपिक्स, इन्हीं में से घूम फिर के ऐसे आए हैं। एक मतलब आप बोलोगे कि सर आप तो मतलब पैटर्न ढूंढने लगते हो हर चीज़ में। पैटर्न है, क्योंकि हर ऐसे का, हर साल के पहला जो ऐसे है, सेक्शन ए का जो पहला ऐसे है, वो लिटरेचर के ऊपर है। ये आप देखना, है ना। मैंने कुछ थीम समझी उसमें, और मैंने देखा हर साल का सेक्शन ए का पहला ऐसे इज ऑल अबाउट लिटरेचर। लिटरेचर का सोसाइटी से रिलेशन, लिटरेचर का पॉलिटी, लिटरेचर अपने में कैसा है, इसके ऊपर सवाल पूछे गए। देन सोसाइटी में देखो वुमेन, ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपका क्या बोलते हैं, कास्ट सिस्टम, इंडिया की सोसाइटी की जनरल, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए, है ना।
तो अभी तो मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको बस थीम बता रहा हूँ कि इन थीम्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सोसाइटी हो गया, देन आपका एजुकेशन, और ये मोस्ट रिपीटेड है, ऐसा नहीं कि एक बार रिपीटेड है क्वेश्चंस, हर 2-3 साल में एक थीम, इसी थीम पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थर्ड है आपका एजुकेशन। फोर्थ है आपका साइंस एंड टेक, इसमें भी स्पेशल फोकस किया गया है, दे हैव फोकस्ड ऑन स्पेस, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपका स्पेस पे काफी फोकस किया गया, 2 बार ऐसे पूछा गया है उस पर। देन एक बार ऐसे पूछा गया पर्सनालिटी पे, अभी तक एक ही बार आया महात्मा गांधी के ऊपर, और वो भी कब आया था, 2018 में, जब मैंने लिखा था, ठीक है। बहुत अच्छे से करके गया, तो मैं तैयार करके गया हुआ था। देन एनवायरनमेंट पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे पूछा गया, एनवायरनमेंट को इकोनॉमी से रिलेट करके काफी क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है, कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट कैसे एक हम सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को रिलेट करके काफी पूछा गया है। एनवायरनमेंट में वाटर के ऊपर काफी पूछा है, वाटर पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन पे, राइट। देन इंटरनेशनल रिलेशन, ये इनका काफी फेवरेट थीम है। इस पे एक जो कॉमन टॉपिक है जो बार बार रिपीट किया है वो है फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति या भारत की फॉरेन पॉलिसी। इस पे 3 या 4 बार रिपीटेड है, और ये मैं जब ऐसे का एनालिसिस लेके आऊंगा ना, ऐसे पेपर का पूरा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से रिपीटेड है, ठीक है। देन आपकी सिक्योरिटी पे आया हुआ एक बार, पॉलिटी के ऊपर पूछा गया, पॉलिटी पे ज्यादा फोकस आपका इलेक्शंस के ऊपर किया गया, इलेक्शंस या फिर भारत की डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्शन, तो इस पे कई बार पूछा गया। देन इकोनॉमी पे पूछा गया, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को रिलेट करके कई बार पूछा गया। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, फिर आपका कुछ अलग इकोनॉमी रिलेटेड अलग चीजें से मिनरल रिसोर्सेज पे भी एक बार पूछा गया, भारत के रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, राइट। तो ये स्कीम्स हो गया, कभी कई बार करंट इवेंट पे भी एक आध कुछ पूछ लेता है, जैसे एक बार कोविड पे आया हुआ था, है ना, उस टाइम ही था 2020-21 का था पेपर, उसमें कोविड पे पूछा हुआ था। तो ये 12 थीम है, इन्हीं थीम्स पे घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे के, और ऐसे की एनालिसिस अभी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो उसमें पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, एक एक ऐसे एक टॉपिक के आगे लिखा होगा। पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड, है ना, यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड, SCCESS माइंड। अच्छा गाइस, एक अच्छी न्यूज़ आप सभी के लिए है, हमारा ऐप रेडी होने वाला है, हमारी वेबसाइट रेडी होने वाली है, तो अब से जो भी लाइव क्लासेस, पेड क्लासेस होंगे हमारे ऐप पे हम लेने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे यार थोड़ा सा ना फील नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ा सा हैंग कर रहा था, लैग कर रहा था। ऐप पे करेंगे, मज़ेदार रहेगी, और प्लस आप सभी के लिए एक प्राइवेट स्पेस रहेगा कि मुझसे बात कर सकते हो अपने डाउट्स है ना, तो एक थोड़ा ऑथेंटिसिटी भी रहती है, ठीक है। वरना एक बच्चा मुझे बोला, सर मैं आपको आप पे कैसे भरोसा कर लूँ कि आप कराओगे, मैं आपको पैसे दे दूँ फिर आपने नहीं कराया, तो उसकी बात बिल्कुल सही है भाई। अनजान व्यक्ति पे ठीक है, आप यूट्यूब पे आ रहे हो, करा रहे हो। मेरे यूट्यूब पे आने का एक और मकसद ये भी था, कई बच्चों से मैं फ़ोन पे बात करता था या मैसेज पे बात करता था, तो बड़े डरे रहते थे यार, इसको कहीं पेमेंट कर दिया किसी चीज़ का और इसने नहीं भेजा तो। बिल्कुल सही बात है, इंसान की टेंडेंसी होती है सोचना। तो यूट्यूब पे आने का मेरा एक और मकसद था, आपसे समझ जाओ कि भाई हाँ, एक टीचर है, यस सर हैं यहाँ पे जो आपकी मदद करेंगे, है ना। तो वो पैसे लेते हैं तो काम भी करते हैं। आज ही एक बच्चे का है, जून नहीं मई 2024 में, है ना, इस साल मई में उसने मुझसे एक नोट्स खरीदे थे। अब उसका मैसेज आज मेरे पास आया कि सर वो मेरे नोट्स नहीं मिल रहे, फिर से भेज दो। मैं बोला भाई आप हो कौन पहले तो बताओ। तो बोला सर मैं राजन। मैं बोला ईमेल आईडी भेजो, हमेशा बच्चों से ईमेल आईडी मांगता हूँ इसीलिए, क्योंकि ईमेल आईडी पे रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो मैंने इसने ईमेल आईडी भेजी, तो मैं कल उसको भेजूंगा। मैं बोला भाई तुमने मई से पेपर लिया, तुमने उसको डाउनलोड ही नहीं किया आज तक, तो समझ रहे हो ना, फिर ये गलत चीज़ है। आपने पढ़ने के लिए आप सीरियस नहीं हो, है ना, या तो फिर आपका उस टाइम अलग माइंड सेट था। बट इस बार बच्चे कुछ कह भी नहीं सकते, बच्चों के लिए ना यूपी पीसीएस ने टाले भी तो है एग्जाम कितने बार, तब होना था फिर डिले कर दिया, फिर अब होना है, फिर आंदोलन हो गया तो फिर अब कर दिया, तो ये बच्चों का टाइम भी काफ़ी वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका निबंध या ऐसे। अब आते हैं काम की चीज़, हमारी जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मैं आपको ना थोड़ा सा सिलेबस इसलिए दिखा रहा हूँ ब्रॉड, कि आप समझ जाओ कि आपको क्या करना है। अच्छा हाँ, तो ऐसे के लिए सॉल्यूशन क्या है, ऐसे कैसे करना है। तो देखो, पहली चीज, ऐसे ऐसे में ये सारे थीम आप पढ़ते हो, ये सारा बेसिकली जीएस का पार्ट है। लिटरेचर अगर हटा दो तो ये देखो, इंडियन सोसाइटी GS 1 में पढ़ते हो, एडुकेशन आपका GS 1, 2 दोनों में है, 3 में भी पढ़ते हो,
साइंस एंड टेक GS3 का पार्ट है ना। पर्यावरण ये GS3 GS1 ज्योग्राफी दोनों में आता है। IR GS2 में आता है। तो ये पूरा आपका GS का सिलेबस है। सिक्योरिटी GS3, पॉलिटी GS2, GS3 है ना, करंट अफेयर्स सभी में आता है। तो है तो ये पूरा आपका करंट अफेयर्स का पार्ट, मतलब GS का पार्ट। लेकिन इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। और वो लिखने का तरीका कैसे पता चलेगा, मैं एक आध सेशन लूंगा, आपको बताऊंगा ऐसे हम कैसे लिखते हैं, है ना। रैंडमली नहीं होता कि आपको जो टॉपिक दे दिया उसके बारे में आपको ऐसे जैसे एक टॉपिक दे दिया कि वुमेन आर जस्ट लाइक द टू विंग्स ऑफ अ मैन, सॉरी हाँ, मैन एंड वुमेन आर जस्ट लाइक द टू विंग्स ऑफ अ बर्ड, विदाउट वन इट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, तो कई लोग को लगा अरे यार वुमेन वर्ड आ गया, वुमेन पे जो भी पता सब लिख दिया। नहीं, कॉन्टेक्स्ट समझना है, ऐसे क्या डिमांड कर रहा है। इसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की जा रही है कि मैन और वुमेन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो आपको साथ में बैलेंस करके चलना है इस चीज़ को, ऐसा ऐसे लिखना है आपको। तो कॉन्टेक्स्ट समझना, ऐसे को आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है, इसमें मैं एक पूरी क्लास लूंगा, आपको बताऊंगा कि ऐसे हम कैसे स्टार्ट करें, एग्जाम्पल देके बताऊंगा। ठीक है, और फिर हमारा पेड कोर्स भी चल ही रहा है जिसमें मैं आपको सैम्पल एसेज वगैरह, ऐसे टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें, तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, और वो मेन्स टेस्ट सीरीज के साथ ही है। जिसको अलग से ज्वाइन करना है वो 2000 रुपीज़ की हमारी ऐसे की पूरी टेस्ट सीरीज, जिसमें हम 25 थीम्स के ऐसे को करवाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। चलो, तो ऐसे के लिए तो भाई हो गया, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उससे आप देख के कर सकते हो फ्री में, तो बढ़िया है। या फिर अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। 25 थीम्स हम आपको पूरे एसेस करवाएंगे, राइट। चलो, नेक्स्ट है आपका GS पेपर 1। ठीक है, मुझे लगता है एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने पढ़ा है फैक्ट्स के हिसाब से। अब उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ लिखना चालू करो। लिखने का मतलब केवल आंसर राइटिंग नहीं होता है। आपको कोई चीज़ में अगर बोल दिया कि ब्रिटिश का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या हुआ, ठीक है, आप क्या एक एक सेंटेंस करके 6 पॉइंट लिख सकते हो, वो प्रैक्टिस करना है। देखो अगेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 2 टाइप के बच्चे हैं, जो पहली बार जीवन में मेंस लिख रहे होंगे, और दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने 5 बार मेंस लिखा होगा, 3 बार मेंस लिखा होगा, जो वेटरन्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो भाई जो वेटरन्स हो, आपको तो आंसर राइटिंग चालू कर देनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, लिखना चालू करो। आप हमारे लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हो, या आपको लग रहा है कि सर आपके साथ मैं आंसर राइटिंग ही करना चाहता हूँ, आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको लिख के दूंगा, तो हमारी PYQ आंसर राइटिंग भी चल रही है, कंप्लीट आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है ना। तो आप कोई भी वो ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको चेक भी हमसे करवाना है तो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं मैं सर थोड़े 1-2 ही आंसर करवाना चाहता हूँ, तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं एक रिव्यू दे दूंगा आपको। ठीक है, बट ज़्यादा नहीं, 2। अब आता है ये 2 नया एडिशन, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैंने आपको बताया 2018 में एक क्वेश्चन आया था और 2023 में एक क्वेश्चन आया था, दोनों चीज़ें सेम थी। मैंने आपको GS1 की जो एनालिसिस हमने की है ना, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाके देखो सक्सेस माइंड के यूट्यूब चैनल पे, लाइव वाले सेक्शन में जाना, नॉर्मल वाले वीडियो सेक्शन में नहीं मिलेगा, लाइव सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, देखना। ठीक है, और जितनी भी एनालिसिस है मैं सबको लाइव ही लूंगा, राइट। तो ये हो गया, तो इसके लिए कुछ नहीं है, आपकी NCERT है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली, उसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हो गया, है ना, इंदिरा गांधी का टाइम का जो पीरियड था उसमें क्या क्या चीज़ें, इसको वहाँ से करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखो, वैसे तो मैं अगर जो नया बच्चा ना उसको सजेस्ट करता कि भाई ये तो छोड़ दे, पोस्ट इंडिपेंडेंस करने की जरूरत नहीं, मत कर। एक क्वेश्चन आता है आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो लिव इट। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको सजेस्ट करूंगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। तो ये 3 टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। ओके, वैसे तो इसकी पूरी NCERT है, NCERT कर लेना, 9th एंड 10th क्लास की NCERT है, वर्ल्ड हिस्ट्री की है, उसको एक बार देख लेना। NCERT अगर फटाफट पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, काम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है। देन आता है इंडियन सोसाइटी, सबसे ज़्यादा वेटेज जैसे हमने देखा था, 6 से 7 क्वेश्चन इससे और 6 से 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। इंडियन सोसाइटी की भी NCERT है, या तो वैसे कर लो, या तो क्या कर सकते हो, इंडियन सोसाइटी के अंदर जो जो सिलेबस की लाइनें दी हैं सबको गूगल सर्च करो, सब पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा, पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना। तो क्या लगता है इससे काम हो जाएगा, वो तो सब कर लेंगे। चारों GS के पेपर, बल्कि 6 GS के पेपर में जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगा जनरल लोगों से, वो है आपके एग्जाम्पल्स। कितने बढ़िया एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज,
डेटा, ये आपके आंसर में तीनों चीजें दिख रही हैं, वो आपको डिफरेंशिएट करेगा, है ना। तो इसको भी तैयार करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी डेटा वाला पार्ट है मैं आपको ना सारे सब्जेक्ट का प्रोवाइड करूंगा, है ना। आई एम ट्राइंग, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, अब बता रहा हूँ कि अगर समय कंप्लीट मिल जाएगा तो मैं वो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन सोसाइटी के लिए, वही 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी है, पढ़ लेना, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए भी सफिशिएंट है 11वीं 12वीं एनसीईआरटी पढ़ने के, तो वैसे ज्योग्राफी में ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़े जो टॉपिक्स हैं, है ना, वो जैसे वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ये आप गूगल सर्च करोगे आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा। एनसीईआरटी थोड़ा सा मतलब मेंस स्पेसिफिक मज़ेदार नहीं है, राइट। हाँ, कुछ कुछ यूनिट कर सकते हो, जैसे ओशनोग्राफी, है ना, क्लाइमेटोलॉजी वाला जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो वाली किताब आप पढ़ लेना, वो अच्छी किताब है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी वाले पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इंडिया स्पेसिफिक है, राइट। तो ये चीज़ कर सकते हो, है ना। वैसे तो मेरे पे ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, बट वो इंग्लिश में है, फुल इंग्लिश में है ना। तो जिसको चाहिए होगा तो बता देना, आपको मैं शेयर कर दूंगा। बट जो हिंदी मीडियम वाले तो उनके लिए तो नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि वो पूरा फुल इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो GS1 हो जाएगा, डुएबल है। फोकस आपका कहाँ पे होना चाहिए, इन दो चीज़ों पे, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी फिजिकल पार्ट एंड ह्यूमन पार्ट है, राइट। तो उसकी जो लाइन है ना, अगर आप उसको डायरेक्टली गूगल सर्च कर लोगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। नहीं करना है, सर के साथ समझना है, तो हमारा जो लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसमें जुड़ो, सारी चीज़ों पे क्वेश्चन के थ्रू करवा दिया जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो उसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो ये थी आपकी GS1 की कहानी। सिमिलर तो कितने सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, हिस्ट्री भी देखो 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है। सोसाइटी, है ना, सोसाइटी में भी देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वुमेन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कास्ट सिस्टम, तीसरा आता है आपका रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, और आपका लिंग्विज्म हो गया, या आपका जो भी सेकुलरिज्म वर्ड हो गया। तो मैंने आपको बताया था ना, नेशनल और लिज्म, इससे सवाल आते हैं, ठीक है। तो GS1 की जो एनालिसिस में मैंने पूरी डिटेल में दी हुई है, इसको कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या इसके अंदर है, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। क्वेश्चंस भी इसमें अलाइन कर दिए, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलो, अब आता है GS2, जो कि पूरा सिलेबस जो डिवाइडेड है वो है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एंड IR में, ठीक है। भारतीय राजनीति, शासन और सामाजिक व्यवस्था, और अंतर्राष्ट्रीय आपके रिलेशन, क्या बोलते हैं, संबंध, है ना। ये आपने मेरे ख्याल से पॉलिटी पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत या जो भी से, दैट इज मोर देन इनफ। बस अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एनालिटिकल एंगल लेके आना है। इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, जैसे नीति आयोग हो गया या जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, राइट, इस टाइप की चीज़ों को आपको कवर करना है। क्लियर, सिलेबस की लाइन है, जब मैं आपकी GS2 के एनालिसिस लेके आऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। सारे क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर दूंगा, उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करके चले जाओ, एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में पॉलिटी में क्या हो रहा है ना। तो जैसे आपको पता है, ये साल 2024 लोकसभा इलेक्शंस का था, विधानसभा इलेक्शंस का था। कश्मीर में इलेक्शन हुआ, तो आर्टिकल 370, क्या उसको यूनियन टेरिटरी होना चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए, इस पे पूछा जा सकता है ना। तो ये करंट अफेयर्स को थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलना है इनमें, राइट। जो इसमें स्टैटिक आता है, कोर स्टैटिक, वो होता है गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। इसमें आपसे कुछ सरकारी स्कीम्स भी पूछ लेते हैं, इसमें NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, सिटीजन चार्टर, ये कुछ चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं, ऑलराइट। तो इसको अच्छे से तैयार करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो कर ले जाओगे, इंडियन पॉलिटी वाली चीज़ें कर ले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पे पूछ लेता है, कभी नीति आयोग पे पूछ लेगा कोई चीज़, है ना। तो जब GS2 की एनालिसिस दूंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। IR हो गया। अब IR में देखो दो चीज़ें, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबर, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश। इस बार ज़्यादा चांसेस हैं चाइना बांग्लादेश के सवाल आने के, क्योंकि बांग्लादेश इशू चल रहा है, राइट। तो ये है। देन हो गया इंडिया का रिलेशन जो बाहर की कंट्री से, जो बड़े मेजर पावर है, US, रशिया, ठीक है। इस बार पूछ सकता है इसराइल के साथ, क्योंकि इसराइल वॉर चल रही है। देन आपका इंडिया यूक्रेन, है ना, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और हमारे PM वहाँ विजिट भी किए थे। तो ये जो है IR में, इसमें आपको वैल्यू एडिशन करनी है करंट अफेयर्स के साथ। अगर इंडिया बांग्लादेश के ऊपर कोई सवाल पूछा है, तो आपका स्टार्टिंग ही ऐसा होना चाहिए कि रिसेंटली देयर वाज अ पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश, शेख हसीना इंडिया आ गई हैं और बांग्लादेश में पूरी तख्ता पलट हो चुकी है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन हो ना IR में,
वो एकदम सटीक होना चाहिए, करंट इवेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में इससे सवाल पूछा और क्या इस बच्चे को पता है कि नहीं। तो जो आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है ना, वो आपके एग्जामिनर को बता देगा कि यस, इस बच्चे को वो चीज़ पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आंसर राइटिंग में मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी में क्या बुलेट पॉइंट बस या पैराग्राफ, नो, देर आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, ऐसे भी ये हो गया कि भाई फैक्टर्स, राइट। अब बच्चे क्या करते हैं, फैक्टर्स में ऐसे ऐसे 4 बना देंगे और यहाँ लंबी लंबी लाइनें, यहाँ लंबी लंबी लाइनें। ऐसा नहीं करना है। मैं जब फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मुझे कम लिखना पड़े। अगर मुझे लिखना भी उतना ही पड़ेगा तो मतलब क्या बनाने का, मत बनाओ, फिर तो पॉइंटर से लिख दो, राइट। तो कहाँ पे आपको बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, ये भी समझना पड़ेगा। जिसमें डायरेक्ट फैक्टर्स दिए हैं, जैसे लेट्स से कि ओशन करेंट्स किस किस फैक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है या किस किस पे डिपेंडेंट रहता है, बनाओ फटाफट। ओशन टेम्परेचर है ना, प्रेशर, राइट, ये चीज़ है। तो आईआर आपका 2 पार्ट में हो गया, नेबर्स एंड देन जो बड़े देश हैं उनसे आपका रिलेशन। ठीक है, और सब में करंट अफेयर्स रिच होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ें हैं। ये हो गया आपका GS2। तो सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत एक बार रिवाइज कर लेना। इसके लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट गूगल सर्च, नहीं बन रहा उससे भी कि मज़ा नहीं आ रहा कहाँ से करें, हमसे कर लो। हमारी आंसर राइटिंग में सारी चीज़ें हमने कवर करवाई हैं। ठीक है, और आईआर के लिए कुछ नहीं, जो भी इंडिया के नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन। और रिलेशन कैसे तैयार करने हैं, अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका पता होना चाहिए, है ना, हिस्ट्री दोनों देशों के बीच में। दूसरी चीज़, कहाँ पे हम लोग आपस में एक साथ एक मतलब ज्वाइन करते हैं, हमारे जो थिंकिंग एक साथ मिलती है ना, तो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, फिर भाई दो पड़ोसी हैं तो कहीं पे सहमति बन रही होगी, कहीं पे नहीं बन रही होगी। तो कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट वाला इशू है, राइट, सबके एग्जांपल्स भी होने चाहिए। और वे फॉरवर्ड, हम इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या क्या हमारा काम हो रहा है, वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई जैसे इंडिया पाकिस्तान है, रिलेशन ठीक करने के लिए सार्क का ग्रुपिंग तो खत्म हो गया, उसकी मीटिंग भी नहीं हो रही है, तो इंडिया पाकिस्तान अब SCO का पार्ट है, तो वहाँ पे हम अपने रिलेशन ठीक करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर हो गया, जैसे क्रिकेट मैचेस हो गए, बॉलीवुड कनेक्शन हो गया, तो इससे हम अपने रिलेशन को बेहतर कर रहे हैं। करतारपुर साहब कॉरिडोर है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है और इस फॉर्मेट में तैयार करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो आप ज़रूर जुड़ो उसमें, आप बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखो, अगर सारी चीज़ें यूट्यूब से तैयार हो जाती है ना, यूट्यूब पे हम सारी चीज़ें इसलिए नहीं करा सकते ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी पूरी क्लास करना संभव नहीं। अगर हमने ये कर दिया तो हमारा पेड कोर्स कौन लेगा, है ना। तो भाई हमें भी तो घर पानी चलाना है ना। अब देखो होता क्या है, पेड में मैं ही नहीं बोलूँ कि सब पेड में आओ। पेड में वही बच्चा है जो सीरियस है, जिसको लग रहा है मुझे इस बार निकालना है तभी मैं जुड़ूं, क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हो तो उस पैसे का वैल्यू आना चाहिए। अब जिसपे बहुत ज़्यादा पैसे है तो ज्वाइन, कई बच्चे हैं जो ज्वाइन कर ले कुछ करते ही नहीं है। हाँ सर वो भूल गए थे सर, अभी लिखना चालू करते हैं। मतलब मैं अपनी तरफ से फ़ोन कर रहा हूँ उनको कि भाई आपके आंसर नहीं आया, आपका ऐसे नहीं आया बहुत टाइम से, सर लिख रहे हैं सर, थोड़ा इसमें फंस गए, उसमें फंस गए, प्रीलिम्स आ रहा है, मेंस आ रहा है, इसी में रह गए। ऐसा मत करो, सीरियस हो तो पेड कोर्स में ज्वाइन करो, पढ़ो, अदरवाइज यूट्यूब से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया GS2। अच्छा, GS2 में एक दो चीज़ें और है, जैसे आप गवर्नेंस और इन सब के क्वेश्चन लिखते हो ना, तो एक सेकेंड ARC रिपोर्ट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इसकी एक फोर्थ ARC रिपोर्ट है। फोर्थ ARC रिपोर्ट बेसिकली एथिक्स इन गवर्नेंस के ऊपर, ये आपको GS4 में काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो इसके भी कुछ आपको मैं समरी प्रोवाइड कर दूंगा, क्या क्या मेजर चीज़ें बोली गई हैं, ताकि आप इसको ना अपने आंसर में लिख सकते हो चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, चलो, अब आता है GS3, जो कि और ज़्यादा डाइवर्स है और ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन बच्चों के इसमें नंबर बहुत कम आते हैं। अगर आप देखना पिछले बार के 2 सालों के रिजल्ट ना, GS3 में नंबर कम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में, मतलब 2023 से पहले तो यूपी के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना, और यूपी का आता पता ही नहीं है बच्चों को, क्या हो रहा है, कौन सी स्कीम से क्या डेटा है, कुछ नहीं आइडिया। क्योंकि इसमें इंडियन इकोनॉमी आती है पूरी, बजट, है ना, आपका जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, GDP GNP, इंडियन एग्रीकल्चर कैसा है, क्या स्टेटस है ना, फूड प्रोसेसिंग इसी के अंदर आपका पूरा आ जाता है, फूड प्रोसेसिंग में। ठीक है, फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
ओके, मैंने इंडियन एग्रीकल्चर वैसे तो है पार्ट इंडियन इकोनॉमी का, लेकिन अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इसके यूनिट ज़्यादा हैं, इसमें ना टॉपिक ज़्यादा दिए हुए हैं और वेटेज भी ज़्यादा है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल फोकस स्पेस पे रहता है, बायोटेक पे रहता है, एनवायरनमेंट है इसके अंदर, अगेन वाटर कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, अब बच्चे डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो साइक्लोन कैसे होगा ये सारी चीज़ें पढ़ ले आते हैं, और जो मेन चीज़ है एनडीए में एक्ट 2005 भूल जाते हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क है भूल जाते हैं। कुछ नहीं, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं, उसको बना लो, काम हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट 2 क्वेश्चन आता है, इजीली कर लोगे। केरला में लैंडस्लाइड्स हुई थी, तो सारी चीज़ें तो आपको पता है क्यों होती है लैंडस्लाइड, क्या करना चाहिए, है ना। जब क्या सोल्यूशन हो ना, तो उसमें आप ये बताओ कि एनडीए में एक्ट में लैंडस्लाइड को मैनेज करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, साइक्लोन को मैनेज करने के लिए एनडीए में एक्ट में या सेंडाई फ्रेमवर्क में ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो वहां से आपका आंसर बनेगा। अच्छा, क्लियर। फिर आपका आता है सिक्योरिटी इशू, इसके लिए एक ही सोर्स है, वो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया करके एक बुक आती है, एक आईपीएस ऑफिसर है उन्होंने लिखी है, वो पतली सी किताब है, 1 नंबर, पढ़ लो, बेकार से 70-75 पन्ने की किताब है, फटाफट पढ़ लो, सारा सिक्योरिटी इशू कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशल फोकस इसमें साइबर सिक्योरिटी में। और देखो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ सब में करंट अफेयर्स तो आना ही है। अब वो करंट अफेयर्स कैसे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, यही सब हम आपके आंसर राइटिंग में बताते हैं। जनरल चीज़ें लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, फिर आप बोलोगे अरे यार सर नंबर कम आ गए GS3 में। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स कहाँ पे ऐड किया, अननेसेसरी भी नहीं ऐड करना है, जहाँ ऐड करना है वहाँ रिक्वायर्ड हो उसको ऐड करना है, उसको किसी पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए ऐड करना है। ऐसा नहीं कि पहला स्टेटमेंट डेफिनेशन लिख दिया किसी चीज़ की, लेट्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, एग्जाम्पल डाल दीजिए जबरदस्ती, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल वहीं डालना है जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, जहाँ से आपके कोई पॉइंट को हम इजीली सब्सटैंशिएट कर पाएँ, जस्टिफाई कर पाऊँ, प्रूफ कर पाऊँ मैं, है ना। एग्जाम्पल, इंडिया इज मोर वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, है ना। लिख दो कि देयर इज अराउंड 2% GDP लॉस ड्यू टू डिजास्टर्स इन इंडिया एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट ऑन डिजास्टर्स इन इंडिया। आपने प्रूफ कर दिया कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रही है। इस टाइप के एग्जाम्पल केस स्टडीज आपको ऐड करने हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, यहीं से आपके नंबर किसी के 120 125 जो आ रहे हैं ना, इसी वजह से आते हैं, वरना आप 100 के नीचे ही रह जाओगे। ठीक है, तो जितनी आंसर राइटिंग होना यहीं पे आपको करना है अच्छे से। ठीक है, अब आता है सबका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एथिक्स। सर एथिक्स तो कर लेंगे, एथिक्स में तो नंबर आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे आए थे 123 नंबर, 123 नंबर थे एथिक्स में। यूपीएससी मेंस लिख के जस्ट गया था देने के लिए, 2018 का यूपी पीसीएस में 2019 में होता, अगर आपको याद है, अंजू कटियार मैडम पकड़ी गई थी, है ना, याद आ रहा है। तो 2019 में हुआ था, यूपीएससी मेंस लिखा, उसके तुरंत बाद यूपी पीसीएस था। मैं एथिक्स में बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने एक अप्रोच समझ ली थी एथिक्स को करने की। और हमने जो जीएस पेपर 4 के नोट्स निकाले हैं ना हमारे सक्सेस माइंड के, आप उसको देखना, सेम अप्रोच में मैंने नोट्स भी निकाले हैं कि एग्जाम्पल रिच रहे, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई पूछ रहा व्हाट इज एथिक्स, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एग्जाम्पल्स होने चाहिए, वो भी रियल वर्ल्ड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हर चीज़ महात्मा गांधी को लिख के आ जाते हो, फिर बोलते हो सर नंबर नहीं मिल रहे। वेराइटी होनी चाहिए, है ना, वेराइटी तभी होगी जब आपको पता होगा। तो देखो एथिक्स है तो बहुत इजी, लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स है, एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, अभी टाइम होता तो मैं आपको एक अच्छी बुक है, एक IRS ऑफिसर है, रिटायर्ड हो गए, मुदित जैन सर, है ना, वो भी 8 सारथी IAS में वो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मैं खुद भी उनकी बुक रेफर करता था, अच्छी किताब है, लेकिन वो बहुत मोटी किताब है, आप इसके लिए ना अभी टाइम नहीं है तो उसको पढ़ने का मतलब नहीं, प्लस थोड़ा उसमें लेवल थोड़ा हल्का सा यूपीएससी लेवल है, तो वहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आपको कमी आएगी। यहाँ पे अपने यहाँ आता है डायरेक्ट चीज़ें, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंगल सोर्स बता रहा हूँ, हमारे सक्सेस माइंड के नोट्स कर लो, मज़ा आ जाएगा। नहीं आया तो फिर बोलना सर मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ोगे, एग्जाम्पल जब लाइन से मिलते जाएंगे ना कि क्या लिखूंगा इसमें, ये रहा एग्जाम्पल, तब आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। तो GS पेपर 4 सक्सेस माइंड के नोट्स, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो GS पेपर 4, 5, 6 है, स्पेशली पेपर 5 एंड 6, ठीक है, तो इस पे आते हैं पेपर 5 एंड 6। पेपर 5 में देखो यूपी, ये ध्यान रखना, पेपर 5 से पूरा यूपी स्पेसिफिक है, सारी चीज़ें यूपी की चाहिए मुझे इंडिया का कुछ नहीं चाहिए। यूपी की हिस्ट्री, यूपी की सोसाइटी,
है ना। कास्ट सिस्टम, यूपी की सोसाइटी जब भी दिमाग में है मतलब कास्ट सिस्टम पे सवाल आएगा। यूपी की पॉलिटी, रीजनल पार्टीज हैं यूपी में, है तो यूपी की पॉलिटी भी कास्ट सिस्टम डिपेंडेंट हो जाती है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, क्राइम, है ना, मैं ये नहीं बोला कि यही होता, बट गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा मुद्दा क्राइम है ना। फिर आजकल जो चल रहा है बुलडोजर प्रथा, है ना। फिर जो संबल इशू हुआ, अयोध्या मंदिर इशू, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाइज काफ़ी एरिया मिल जाता है यहाँ पे। और इस टाइप के एग्जाम्पल आपके टिप्स में होने चाहिए। कम्युनलिज्म पे या सेकुलरिज्म पे कोई सवाल आए तो बताओ कि यूपी में है कि नहीं है ना। अयोध्या मंदिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वहाँ पे मुसलमानों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं और ये सब चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है। संबल वायलेंस को आप नेगेटिव साइड्स में पोर्ट्रे कर सकते हो, ठीक। फिर हेल्थ हो गया, सिक्योरिटी हो गई, एजुकेशन, टूरिज्म, ये फेवरेट है। यूपी की टूरिज्म पॉलिसी पूरी पढ़ी होनी चाहिए। मैंने कितनी बार सक्सेस माइंड के टेलीग्राम चैनल पे टूरिज्म के ऊपर पूरे पूरे नोट्स डाले हुए हैं, आप लोग बस देखते हो, लाइक भी नहीं करते हो। हाँ देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, सर तो भेजते रहते हैं। एटलीस्ट लाइक वाइक तो किया करो यार। चैनल को वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा कि यहाँ कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है, लाइक करो। सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे मैं आपके। करंट अफेयर्स, यूपी में जो जो भी इवेंट्स हुए, इवेंट्स को रखना है यहाँ पे करंट अफेयर्स में याद। कौन कौन सी स्कीम्स हैं यूपी स्पेसिफिक, योगी जी ने क्या क्या किया है ना। तो ये आप जितना अच्छा एग्जाम्पल लिखोगे, कुछ नया रोड बन रहा है, हाईवे बना है, पुट इट इन योर आंसर, नंबर मिलेंगे यहाँ पे। तो ये तो पूरा खेल आपका एग्जाम्पल्स के ऊपर है। कंटेंट हर जगह मिल जाता है, लेकिन आजकल मार्केट में कंटेंट क्या है पता क्या, एजुकेशन लिखोगे तो यूपी के एजुकेशन पे 2 लाइन रहेगी, पूरा इंडिया के बारे में बता रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो तरीके से बताओ इंडिया यूपी में एजुकेशन का क्या सिनारियो है, ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी में डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, एनरोलमेंट रेशियो यूपी का कितना है ना, हमारे यहाँ कितने ड्रॉप आउट्स हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको अगर आप यूपी स्पेसिफिक पेपर का आंसर लिख रहे हो तो, और यहीं से नंबर मिलेगा, ठीक है। यूपी की टूरिज्म पॉलिसी, यूपी की फॉरेस्ट पॉलिसी, सब चीज़ें आई हैं, सब चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे शेयर्ड है। तो इसके लिए सिंगल सोर्स है भाई आपका सक्सेस माइंड के नोट्स, क्योंकि मुझे तो सबसे अच्छे वही लगते हैं, क्योंकि मैंने बनाए खुद है उस नोट्स को, है ना। तो उसको पढ़ो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगेन वही मैं एग्जाम्पल्स मैंने फोकस किया कि एग्जाम्पल्स अच्छे से दूं और यूपी वाली बातें करूं, है ना उसमें। तो ये चीज़ है। सिमिलरली पेपर 6, जीएस पेपर 6, जिसमें यूपी की इकोनॉमी, रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर यूपी का, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, ठीक है। तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हैं, राइट। साइंस एंड टेक आर्काइव्स हैं आपकी पूरी यूपी की बड़ी फेमस, म्यूजियम्स हैं, है ना। तो अगेन इसका सिंगल सोर्स है सक्सेस माइंड पेपर 6 के नोट्स। और इसके साथ मैं आपको वैल्यू एडिशन में दूंगा बजट 2025 और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का आपको सर्वे के भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो ये डेटा वेटा सब आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, आप तो इसको फॉलो करो, है ना। ये हो सकता है कि भाई आपने ये, जैसे एक बात बताओ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इंडिया की रैंकिंग अगर मैं उसमें लिख दिया 130 है ना, मान के चलो 1 साल पुराना डेटा, और अभी 132 है, तो यहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे सर, है ना। ये होता कि मैं 130 और दूसरी जगह रैंकिंग दूसरी है, तब फर्क पड़ता है, तब आपने लिखा है गलत। बट इतना वेरिएशन चलता है, एग्जैक्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं था। आप हमेशा ऐसा लिखा करो जब भी डेटा लिख रहे हो ना, अराउंड दिस परसेंट, अराउंड दिस, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस, ठीक है। तो उससे भी काम हो जाएगा। कई बच्चे बोलते सर मुझे आज इस महीने का डेटा चाहिए, तो डेटा ही ढूंढते रह जाओगे, डेटा ही याद करते ले जाओगे, इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दो। भाई मैंने आपको 2023 का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उसको लिख के आ जाओ, अराउंड वर्ड लिख दो, अप्रोक्सीमेटली लिख दो, नंबर नहीं कटते इन चीज़ों में। यही मैं बहुत बच्चों को समझाता हूँ, नहीं सर मुझे तो दिसंबर 2024 के हिसाब से डेटा दो, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, ठीक है। आइडिया होना चाहिए कि कोई भी रैंकिंग इंडेक्सेस या डेटा में क्यों लिख रहा हूँ, कोई चीज़ दिखाने के लिए ना। भाई यूपी में अगर लिटरेसी रेट 50% है, तो क्या मैं इसको अच्छी चीज़ें में दिखाऊंगा? नहीं, गंदी चीज़ है ये। भाई यूपी में लिटरेसी रेट इज मियर 50%, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ये नहीं है कि 50% है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यूपी में लिटरेसी रेट 50% है, बट द नेशनल एवरेज इज 74%, मतलब नेशनल एवरेज से कम है, दैट इज अ बैड थिंग। तो उस डेटा से आप दिखाना क्या चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बस डेटा लिख देना कि एज पर दिस इंडिया दिस, अरे भाई क्या करूं इस डेटा का, आप इससे बताना क्या चाह रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से आप क्या चीज़ करते हो, आप चीज़ों को जस्टिफाई करते हो,
सिमिलरली विथ डेटा ऑल्सो, राइट। ऊपर आपने लाइन लिखा है इंडिया में एजुकेशन में काफी प्रोग्रेस है, नीचे लिख दियो डेटा एज पर द रिसेंट रिपोर्ट द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 50%। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस वजह से जो डेटा ये सब चीज़ों के पीछे भागते हो ना, मत भागो। करंट अफेयर्स के पीछे आपने भाग के देख लिया ना प्रीलिम्स में क्या हुआ। मैं भी बोलता हूँ स्टैटिक जिसकी स्ट्रांग है वो हर बार पेपर निकालता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस स्टैटिक पे रहता है और स्टैटिक में वो क्वेश्चन कम गलत करता है। करंट अफेयर्स में क्या होगा, वो आपसे 2 क्वेश्चन कम कर लेगा, लेकिन ऐसा जब करंट अफेयर्स आया जब ना आप कर पाए ना वो कर पाए, तो उस पर तो एडवांटेज है ना स्टैटिक का, वो निकालेगा। और यही हुआ इस बार, जिस बच्चे ने स्टैटिक नहीं गलत किए हैं वो क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 6। अब आता है काम की बात कि भाई अप्रोच क्या होना चाहिए मेरा, पढ़ाई कैसे करनी। तो सर आपने बता दिया कि सिलेबस यहाँ से कर लो, सोर्स यहाँ से कर लो, हर चीज़ का आपने सोर्स बता दिया, मटेरियल मेरे पे हो जाएगा, मैं कर लूँगा। कैसे करूँ? सबसे पहली चीज़ है डिवाइड द सिलेबस इनटू माइक्रो टॉपिक्स। हमारे यहाँ जो सिलेबस दिया गया है ना, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब मैं क्या करूँ इसमें, क्या पढ़ूँ भाई? एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, गुप्ता पीरियड भी है। तो सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करो और केवल मेजर टॉपिक्स में ही डिवाइड करो। मैंने इसे शेयर भी किया हुआ, GS 1 2 3 का सबका टेलीग्राम चैनल पे शेयर्ड है माइक्रो टॉपिक्स, उसके हिसाब से कर लो। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है। नहीं बन रहा, आप नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम चैनल पे जाओ UPPCS सक्सेस माइंड के, वहाँ पे GS 1 2 3 का सबका मैंने डिवाइड करके दिया है माइक्रो टॉपिक्स, उससे देख लो, फिर उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ है प्रिपेयर नोट्स ऑन ईच टॉपिक्स। जब आपको सारे टॉपिक्स मिल गए, छोटे छोटे 5-5 पॉइंटर्स सभी के ऊपर रेडी होने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ एक एक पन्ने के नोट्स बनाओ, 5 पॉइंटर्स हर टॉपिक पे, 5 पॉइंटर्स। आपने ये कर लिया, मैं बोल रहा हूँ मेंस में आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी। उन 5-5 पॉइंट्स को बनाओ हर टॉपिक पे और उसको मेमोराइज करो, रटो 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 बार बार। ठीक है, तो ये करना है। सभी टॉपिक्स के ऊपर आपके पास एग्जाम्पल, केस स्टडी और डेटा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्यों, केवल मैं बोल देता बस इस पे नोट बना लो, ये नहीं अगर पॉइंट रखता ना तो यहाँ पे आपके एवरेज नंबर रह जाते हैं। ये पॉइंट अगर आपने तैयार कर लिया इसके साथ और साथ में लिखा है, वो आपको लीड पे ले जाएगा, बहुत बड़ी लीड पे। ठीक है, नहीं बन रहा है बताओ, हमारी आंसर राइटिंग इसीलिए तो करवा रहा हूँ, लाइव आंसर राइटिंग आपको, क्यों लाइव आंसर राइटिंग में लिखना नहीं सिखाऊंगा, वो जो PDF मिलेगी उसमें सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पूरा है उसमें, 2018 से 23। मैं वही बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने 2018 से 23 के पेपर ही सॉल्व कर लिए ना, वो इस बार फोड़ के आ जाए पेपर। लेकिन कौन करे, नहीं हमको तो सर बाकी भी चीज़ करनी है क्योंकि मार्केट में सब लोग कर रहे हैं। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, प्रीवियस ईयर सारे करके चले जाओ, पेपर अच्छा जाएगा। मैं तो मतलब ये ऐसी एडवाइस है जो कोई भी मना नहीं करेगा। ठीक है, देन प्रैक्टिस डेली आंसर राइटिंग एटलीस्ट 5 क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलो दूसरा भी आ गया। 5 क्यों बोल रहा हूँ, इन दोनों को साथ में लेके चलो। प्रीवियस ईयर को भी लिखना है और जो नॉर्मल GS के आंसर लिखते हैं वो भी लिखना है, अब इनको साथ में लेके चलना है। मतलब आपका डेली का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि 3 तो मैं अपने सिलेबस के रिलेटेड लिख रहा हूँ, है ना, सिलेबस या फिर जो कंप्लीट हम जो कराते हैं सिलेबस कवरेज वाला क्वेश्चन आंसर, 3 उसके लिख रहा हूँ, 2 मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये तो मेरा डेली होना चाहिए। अगर मैं डेली नहीं कर रहा हूँ ना, भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, 8 पेपर, 6 पेपर ही ले लो, 6 पेपर 20 सवाल, 120 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। और एग्जाम से पहले अगर आपने इसके डबल 250 आंसर लिख के नहीं गए हो, यहाँ पे आप दूसरों से कम पे ही रहोगे। ठीक है, जो बच्चा 200 250 300 आंसर लिख के गया ना और आप 50 पे ही रुक गए हो, फिर तो भूल जाओ। इस वजह से 5 आंसर डेली, और यही चीज़ हम करा रहे हैं लाइव आंसर राइटिंग, रात के 10 से 11 करा रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा ये ना बोल पाए कि सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं था। टाइमिंग भी ऐसे कि 10 से 11, है ना। तो इसको करो, बहुत अच्छी प्रोग्राम है, बहुत हेल्प होगा। तो ये डेली करना है। अब आप बोलोगे सर पढ़े ही नहीं तो कहाँ से करें? अरे भाई आपने पूरा प्रीलिम्स पढ़ा है, साल भर पढ़ो, क्यों नहीं आता है आपको? और नहीं भी आता है तो सोचो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे आप सोचोगे आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इसकी आदत डल गई ना कि यार ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ा नहीं बट मैं हाँ 3-4 पॉइंट सोच ले रहा हूँ, तो एग्जाम में कभी कोई रैंडम क्वेश्चन भी आएगा ना, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, इवन अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो, लेकिन वो टॉपिक आपने पढ़ा है।
ठीक है, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे आप सवाल पे आंसर नहीं लिख सकते। आप अभी उठा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन पे उंगली रखो ऐसे रैंडमली आंख बंद करके, मैं बता रहा हूं एटलीस्ट 2 पॉइंट तो सब बता देंगे। ठीक है, तो आपको चीजें आती हैं, आप बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये मेंस अलग स्टेज है, तो एक अलग प्रिपरेशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लिखना है बस, जो लिखेगा वो जीतेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका गिव मॉक टेस्ट एवरी 15 डेज। मैं चलो 5 क्वेश्चन तो डेली लिख रहा हूं भाई, मुझे उस दिन एग्जाम में जाके उस दिन एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, फिर 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरी शिफ्ट में फिर 20 क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब एक दिन में मुझे 40 क्वेश्चन लिखने हैं। मेरी तो प्रैक्टिस ही नहीं है, मैं तो सिर्फ 2 घंटे से ऊपर बैठा ही नहीं हूं, तो फिर तो भूल जाओ। भाई एक बात बताओ, इंडिया क्रिकेट मैच खेलती है, टेस्ट मैच खेलती है 8-8 घंटे का, अगर उसने नेट्स में 10 घंटे की प्रैक्टिस 10 दिन नहीं की है ना, तो प्लेयर्स वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसीलिए बोलते हैं हर 15वें दिन में एक मॉक टेस्ट मॉर्निंग शिफ्ट, एक मॉक टेस्ट आफ्टरनून शिफ्ट, दो, तब तुमको फील होगा कि एक दिन में 40 आंसर लिख के कैसा फील होता है। हाथ काम नहीं करेंगे, आके दूसरा पेपर देके आके सो जाओगे। लेकिन फिर 15 दिन बाद फिर लिखोगे तो थोड़ा स्टैमिना बढ़ेगा, फिर 15 दिन बाद लिखोगे और स्टैमिना बढ़ेगा, एंड तक आप यूज टू हो जाओगे। तो उस दिन जब जाओगे आंसर लिखने, तब आप कॉन्फिडेंट होगे, ना कि आप डरे हुए सहमे हुए होगे। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये और ये चीज सब लोग करते हैं, है ना, सिलेबस माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड करना, सारे कंटेंट पढ़ लिए, सारे एग्जाम्पल रेडी कर लिए, सब पढ़ लिया है, दिमाग में है, ये पार्ट, ये 3 पार्ट कोई नहीं करता है। ये जिसने ये 3 पार्ट कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूं, उसका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच। तो अब बताओ, रिवाइज, एनरिच एंड रीराइट, जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, फिर जब आप अपना पेपर देखोगे, अच्छा फीडबैक कहीं से मिला है कि भाई तुमने मेरे आंसर लिख के मुझे भेजा, मैंने बोला कि आपको इस जगह ये पॉइंट लिखना चाहिए था, इस जगह ये पॉइंट लिखना चाहिए था, फिर आप उस पॉइंट को याद कर लोगे, फिर अगली बार जब आंसर लिखोगे तो उसको एनरिच कर दोगे कि सर ने बोला था यहाँ पे एग्जाम्पल होना चाहिए, सर ने बोला था यहाँ पे फ्लो चार्ट होना चाहिए, सर ने बोला था यहाँ पे इंडिया का मैप होना चाहिए, तो आप दोबारा उसको लिखोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर लिखोगे, तो ये आपका हो जाएगा विनर गेम। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। तो ये आपके 6 या 7 स्टेप्स हैं, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अब सर बात बताइए, इसको इंप्लीमेंट कैसे करें डेली प्लान में? ये तो आपने बता दी कि ये करना है, दीज आर थिंग्स टू डू, ये समझ गए, लेकिन मैं डेली प्लान में इसको कैसे इंप्लीमेंट करूं, ये बताइए आप मुझे। चलो बिल्कुल बताएंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं। क्यों? इससे आपको लग जाएगा, देखो जिसकी मैथ्स अच्छी है ना, काउंटिंग कैलकुलेशन अच्छी है, वो बढ़िया करता है, उसको एक अंदाजा मिल जाता है कि फ्यूचर कैसे होने वाला है। हमारे पास, मैं मान रहा हूं आप लोगों 1 जनवरी से तैयारी चालू कर रहे हो मेंस की, आपके पास जनवरी का पूरा महीना है लगभग 31 दिन, फरवरी का पूरा महीना है 28 दिन है इस बार, मार्च का पूरा महीना है 31 दिन, तो ये एवरेज कुछ मैं मान रहा हूं 90 डेज है। ठीक है, 90 डेज, टोटल है 8 पेपर। अब देखो कायदे से करोगे, मैं डिवाइड कर रहा हूं, है ना, मेरे को भी कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, ठीक है अभी निकालते हैं। 8 पेपर हैं, हिंदी ऐसे 6 जीएस के पेपर। तो भाई देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूं, दिन में आपके 2 डिवीजन होंगे, 2 पार्ट होंगे स्टडी, 2 आपके मेजर स्टडी स्लॉट्स होंगे। ठीक है, वैसे तो करेक्ट आपका ये होना चाहिए, स्टडी स्लॉट्स हमेशा मेजर 2 होंगे, है ना, मेजर 2 होंगे, लेकिन ये 2 भी आपस में 2-2 में डिवाइड होंगे, स्लॉट 1 स्लॉट 2। ठीक है, और ये भी डिवाइडेड होगा, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट मतलब मॉर्निंग, ठीक है, ये अर्ली मॉर्निंग हो गया, फर्स्ट मतलब अर्ली मॉर्निंग। फिर से बना देता हूं, अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, तो मैं एकदम एक्यूरेट चीज देना चाहता हूं ताकि मजा आ जाए, एक बार करो तो फॉलो करने के लिए कोई प्लान हो। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, चलो 4। ठीक है, ये हो गया आपका
अर्ली मॉर्निंग स्लॉट, ये हो गया आपका लेट मॉर्निंग स्लॉट, ये हो गया आपका आफ्टरनून स्लॉट, और ये हो गया आपका नाइट स्लॉट। ठीक है, टाइमिंग भी बता देता हूँ। ये जैसे मैं मान के रहा हूँ 6 बजे उठना स्टार्ट कर दो, नहीं उठ रहे तो ये 6 से 8 बजे तक है, और ये है आपका 9 से लेट्स से 12 PM। आफ्टरनून है आपका मान के चलो 1 PM से 5 PM। ठीक है, और नाइट स्लॉट है आपका 7 PM टू 10 PM। ठीक है, सोना भी है, सोना भी है ना। तो अब देखो मैथ्स करो, चलो हमारे पे टोटल 90 दिन है। GS1 को करने के लिए मेरे को 15 दिन तो भैया लगेंगे ही लगेंगे। 15 से 20 दिन हो सकता है किसी के लिए, किसी लिए 12 दिन भी हो सकता है, किसी के लिए 16 दिन भी हो सकता है। 15 दिन में एवरेज मान रहा हूँ। ठीक है, GS2 के लिए 12 दिन लगेंगे क्योंकि भाई पॉलिटी वाला पार्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। GS3 के लिए 15 दिन, GS4 के लिए लगभग 12 दिन, 10 दिन भी हो सकते हैं किसी के लिए। मैं एक टेंटेटिव मान रहा हूँ एवरेज, भाई मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, मैं तो इतना टाइम तो लगेगा। ठीक है, GS5 के लिए 15 दिन, GS6 के लिए 15 दिन, क्योंकि ये नंबर है, स्कोरिंग आएगा इसमें। तो ये कितने दिन हो गए टोटल? 15 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 15, ये होते हैं 84 डेज। ठीक है, मे भी ये 90 दिन भी खींच सकते हैं। तो क्या मैं डेली एक ही करूंगा? नो, सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 GS के पेपर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं सर GS1-2 हम कर लेते हैं, ठीक है मर्जी है। मैं सजेस्ट करूंगा अभी जनवरी में जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब मेरे तरफ से जो रहेगा सजेशन कि भाई GS पेपर 5 और 6 कर लो पहले, ये दोनों साथ में चला लो। राइट, आपके ऊपर है आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चलाना है। कई लोग ये भी करते हैं GS पेपर 1 और GS पेपर 5, GS पेपर 3 और GS पेपर 6, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आपको दोनों चीज सेम ही चीज करनी है तो आप ये कर सकते हो GS पेपर 2 और GS पेपर 5 साथ में कर लो, GS पेपर 6 और GS पेपर 3, GS पेपर 3 एंड GS पेपर 6, GS पेपर 2 एंड GS पेपर 5, क्योंकि पॉलिटी है, इकोनॉमी तो ऐसे भी साथ में कर सकते हो। तो ये 2 तैयार कर लो पहले, है ना। तो दिन का जो 2 पार्ट है, 2 सब्जेक्ट जो लेके चलने, मतलब 2 GS के पेपर साथ में लेके चलने, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है वो आप खुद डिसाइड करो, है ना। मेरा होता तो मैं क्या करता, मैं पेपर 5-6 पहले करता। राइट, सो अर्ली मॉर्निंग के स्लॉट में आपको क्या करना है, देखो मैं मान के चल रहा हूँ 2 घंटे का स्लॉट ये रहेगा आपका, 2 घंटे का ये रहेगा, 2 घंटे का ये रहेगा, 2 घंटे का ये रहेगा। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, है ना। देखो तो 2 घंटे में हमें क्या करना है, 2 घंटे में 1.5 आवर्स स्टडी करो नोट्स एंड 30 मिनट्स आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करना है तो वो करो, नोट्स बनाना है तो वो करो, है ना। आंसर राइटिंग स्लैश शॉर्ट नोट्स या फिर 5 पॉइंटर्स जो भी है आपको बनाने हैं बना लो। ठीक है, इवनिंग लेट मॉर्निंग में भी यही करना है, 1.5 आवर स्टडी, 30 मिनट्स आंसर राइटिंग या शॉर्ट नोट मेकिंग जो भी है। आफ्टरनून में भी यही करना है, लेकिन यहाँ पे चलेगा लेट्स से एक GS का पेपर 1 और यहाँ पे चलेगा दूसरा GS का पेपर जो भी आपने सेलेक्ट किया है। तो ये अप्रोच आपकी डेली होनी चाहिए। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। तो ये तो ऐसे करोगे ना तो आपका बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा, मुझे लगता है विदिन 50 डेज के अंदर हो जाएगा। फिर भी आप पे 30 दिन बचेंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन भी करना है ना। तो देखो अगर ये 2 पेपर, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं आप ये 2 पेपर साथ में लेके चल रहे हो, तो 2 पेपर आपका मान के चलो एवरेज में ले लेता हूँ 20 दिन में ये कंप्लीट हो गया। ये 2 पेपर आप साथ में लेके चल रहे हो तो लगभग लगा लो एवरेज 15 दिन ये हो गया। ठीक है, और ये 2 पेपर में आपको 15 दिन। ठीक है, अराउंड कितना हो गया, 20 15 35 35 15 50 दिन, और यहाँ पे अभी भी 40 डेज बचे हुए हैं आपके पास, तो रिवीजन होगा इसमें। ठीक है, तो ये अप्रोच करनी है। ठीक, अब आया ऐसे की बात, तो हर संडे को आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। कैसे करोगे, या तो हमारे यहाँ ऐसे राइटिंग में जुड़े हो, संडे टू संडे लिख के भेजो, चेक करके मिल जाएगा, या अपने आपको जहाँ से जो भी तैयारी करनी है आप वो कर लो। राइट, हिंदी को कब चालू करना है, जब मेंस की डेट आ गई
उसके 1 महीने पहले आप हिंदी चालू करो, सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो हिंदी के वो रटे जाओ, 1 घंटा डेली, 1 आवर डेली देना, बस बात खत्म। ये था पूरा अप्रोच, समझ गए? 2 जीएस के पेपर डेली चलाने हैं आंसर राइटिंग करते हुए, संडे को ऐसे लिख लेना है, और हर 15वें दिन मॉक टेस्ट। और जहां भी दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सक्सेस माइंड के यहाँ आके मॉक टेस्ट दो, जहां भी दो फीडबैक बात करके लो या तरीके से कोई फीडबैक दे। इंट्रोडक्शन इज गुड, कंक्लूजन इज गुड, ओवरऑल गुड, 10 में से 9 नंबर। ये मत करना, टाइम खराब करोगे, इससे अच्छा तो लिखो ही मत, खुद ही लिख के दोस्त से रिव्यू करवा लो। रिव्यू करना है तो मुझे ये नहीं बोलो कि हर आंसर में मैं आपके इंट्रोडक्शन को बता रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, नहीं, तुमने ओवरऑल क्या लिखा है, कहाँ पे कमी है, मुझे वो बताना है। इसमें स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसमें एग्जाम्पल ही नहीं लिखो, इस टाइप से तरीके से फीडबैक होना चाहिए, वरना ना हो फीडबैक। ठीक है, तो जहां भी ज्वाइन करिए ये चीज़ इंश्योर करिए फीडबैक अच्छा मिले। और जब आप आंसर लिखे हो ना, तो उस फीडबैक को इंप्लीमेंट करने के बाद, उस फीडबैक को ठीक करने के बाद जब दूसरा पेपर लिखो तो वो गलतियां ना हो, ये इंश्योर करना है, राइट? तो ये आपका डेली प्लान का शेड्यूल होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, ज्वाइन करो, सारी पीडीएफ वहां मिलेंगी। ओके, और ये पीडीएफ मैं उसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ है ना टेलीग्राम चैनल में यूपीपीसीएस सक्सेस माइंड के, तो उसमें आपको मिल जाएगी। अब ये है हमारा 2 प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा जो भी बच्चा 2000, अच्छा देखो बेटा, ये जो पूरी चीज मैंने आपको बताई, तो जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही सेम चीज है, ऐसा ही आपका शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो ये कर सकते हो कि 2 जीएस पेपर की जगह 1 जीएस का पेपर कर लो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, डेली आप अपना जीएस पेपर को 1 दिन में 1 रखो, 2 करने की जरूरत नहीं है आप। ओके, तो ये 2025 वालों के लिए भी वैलिड है। अब ये जो है हमारा बेस्ट प्रोग्राम है भाई, लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम। सारी चीज़ें आपको लाइव आंसर राइटिंग मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, चीज़ें कैसे लिखनी है, कैसे क्या होना चाहिए। फिर आपको एक क्वेश्चन करवाया जाएगा क्लास में, 10 मिनट का टाइम लिमिट दूंगा, आप लिखोगे, वो पेपर भेजोगे, मैं चेक करके आपको दूंगा। फिर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे करके हम डेली 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब आपको मिलते जाएंगे विथ मॉडल आंसर, सारी चीज़ें मिलेंगी, पेपर भी चेक होकर आपको मिलते जाएंगे। तो ये प्रोग्राम है, और ये 1 जनवरी से रोज रात को 10 बजे चालू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने शेड्यूल नहीं दिया, बट मंडे को हम करेंगे GS1, ट्यूसडे को GS2, वेडनेसडे को GS3, थर्सडे को GS4, सैटरडे को फ्राइडे को GS5 एंड सैटरडे को GS6। तो हफ्ते में 6 दिन है, 6 जीएस के पेपर, डेली 5-5 आंसर लिख रहे होगे। यही करते रह जाओगे ना, तो अगले मतलब डेली आप कितने लिख रहे हो, 5 आंसर। हमारे पे कितने दिन है, मैं मान लूँ लेट्स से 50 डेज भी आपने किया, तो 250 आंसर आप लिख लोगे, विच इज़ जस्ट डबल द आंसर जो आपको एग्जाम में लिखना है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है, और दूसरा है ये हमारी मेंस टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों के लिए जो बहुत सीरियस है, जिनको आंसर राइटिंग आती है ना, और जो आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को जो ज्वाइन करेंगे ना, वो आफ्टर 1 मंथ आपको इसमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको 12 सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे, 12 सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं। हिस्ट्री का अलग रहेगा, ज्योग्राफी का अलग, सोसाइटी का अलग, है ना, वैसे ही पेपर 5-6 का अलग अलग रहेगा, एथिक्स का अलग रहेगा। फिर 12 फुल लेंथ मिलेंगे आपको, है ना, मतलब 1 to 6 के 2 सेट। फिर आपको 2 दिन के अंदर चेक कॉपीज मिल जाएंगी। पूरा प्रीवियस ईयर जो पेपर है इसमें आपको सॉल्व करवाया जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू, आपको उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे मॉक टेस्ट में, तो सारे क्वेश्चंस आप उसमें भी कर लोगे। ठीक है, अलग अलग पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन हम डिवाइड करेंगे। देन पेपर 4, 5, 6 के नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको इसके कोर्स के साथ फ्री मिलेंगे। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज के साथ, और 10 ऐसे के टेस्ट भी इसमें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पूरा कोर्स है, ये मेंस की टेस्ट सीरीज का है। ठीक है, दैट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस। ये है लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, जहां पे डाउट है, जिसको नहीं आता है वो इसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, सो गाइज ये था पूरा मेंस की स्ट्रैटेजी, कैसे हमको अगले 100 दिन यूटिलाइज करने हैं। अगर आप इस तरीके से कर लिए, ये मेंस आप इजीली कॉन्कर कर लोगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। ठीक है, और रिलैक्स रहो। इसके साथ एक चीज और करना है हमको, शाम का टाइम मैंने खाली रखा है आपका, उसमें मैं चाहता हूं 1 आवर का आपका फिजिकल फिटनेस वर्क हो, चाहे वॉकिंग करो, चाहे स्पोर्ट्स खेलो। तो 40 मिनट्स का फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें पसीना निकले, और 15 मिनट्स का आपका मेडिटेशन। तो अगर आप सुबह करते हो सुबह कर लो, रात में कर, शाम में करना शाम में कर लो, इट्स अपॉन टू यू। ठीक है, तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी मेंस की, कंप्लीट मेंस की।
2024 वाले बच्चों के लिए, साथ ही साथ 2025 के लिए भी। ठीक है, सो अगर अच्छा लगा वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अगले कौन से टॉपिक्स पे आप मुझसे चाहते हो कि मैं वो वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, मैं उसको पढ़ के उस टॉपिक से वीडियोस भी लेके आऊँगा। ठीक है, इसके बाद जो एक हमारी तरफ से वीडियो आने वाला है वो आने वाला है एसए की कंप्लीट एनालिसिस, प्रीवियस ईयर जो भी एसए के क्वेश्चन है उसकी कंप्लीट एनालिसिस लेके आऊँगा मैं आपके लिए। ठीक है, लाइव रहेगा वो सेशन, डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करना, है ना। हम चाहते हैं अच्छे लोग जो सीरियस लोग हैं हमसे जुड़े, है ना। चलिए अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।